साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हम लोग बीपीएससी मेंस से रिलेटेड चीज़ें देख रहे थे, जिसमें हम लोग क्या-क्या पढ़े हैं। हम लोग अभी बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद आईआर आज कंप्लीट हो जाएगा, ये थोड़ा सा बाकी है। उसके बाद हिस्ट्री में हम लोग मौर्य कला, पाले कला, उसके बाद मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग और कुछ ऐसी लगभग पढ़ाई हम लोगों ने की है। ठीक है, तो आज हम लोग इन सारी चीज़ों को, आप लोग टेलीग्राम चैनल पीसीएस यात्रा का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको पीडीएफ और वीकली शेड्यूल, इसके साथ ही वीकली टेस्ट भी मिलेगा प्रीलिम्स और मेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या देखेंगे हम लोग आज। एससीओ के बारे में देखेंगे, ब्रिक्स देखेंगे, क्वाड, G20 नहीं आएगा, एक बार आप लोग इसको गूगल से देखिएगा। फिर इंडो पैसिफिक देखेंगे, अफ्रीकन यूनियन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया है। उसके बाद विम्स्टेक की बात करेंगे और नया मतलब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं एससीओ के बारे में। एससीओ में क्या क्या देखना है, उसका परिचय देखेंगे, फिर महत्व देखेंगे, भारत के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये देखेंगे, फिर चुनौतियाँ देखेंगे और हमें क्या करना चाहिए वो देखेंगे। ओके, देखिए एससीओ का हाल ही में कजाकिस्तान के अस्ताना नामक जगह पर एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की 24वीं बैठक हुई है, इस कारण से यह चर्चा में है। ठीक, अब परिचय में देखते हैं। 1996 में संघाई 5 से इसकी उत्पत्ति हुई थी, जिसमें था चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ठीक है, लेकिन इसकी स्थापना 2001 में हुआ। कब हुआ? जब उज्बेकिस्तान छठा सदस्य के रूप में इसमें स्थापित हो गया। ठीक है, इस सीयू चार्टर 2002 में साइन किया गया और 2003 से यह लागू है। भारत और पाकिस्तान दोनों 2017 में सदस्य बना। ठीक है, ईरान 2021 में इसका सदस्य बन गया और 9वां मेंबर बना ईरान। क्या, कौन सा मेंबर? 9वां मेंबर बन गया। उसके बाद बेलारूस 10वां मेंबर है, 2023 में पूर्ण सदस्यता इसको मिली है। एससीओ का हेड क्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में है, चाइना में। ओके, अब देखते हैं एससीओ का महत्व। देखिए, यह ग्लोबल पॉपुलेशन का लगभग 40% कवर करता है, ग्लोबल जीडीपी का लगभग 20% कवर करता है, ग्लोबल भूभाग का लगभग 22% कवर करता है। ठीक है, मध्य एशिया को नियंत्रित करने की क्षमता है किसमें? एससीओ में, क्योंकि एससीओ का सदस्य देखिए चाइना है। ठीक है, एक मिनट, सॉरी। तो ये मध्य एशिया को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। कैसे? देखिए, चाइना है, इसके सदस्य में रसिया है, फिर उसके बाद इंडिया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो इसलिए यह मध्य एशिया को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है और यूएसए के प्रभाव को इस प्रकार कम किया जा सकता है। ठीक है, क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दा हो, आतंकवाद से रिलेटेड बात हो, जातीय अलगाववाद हो, धार्मिक उग्रवाद हो, इन सारी चीज़ों के खिलाफ में और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए इस सीओ का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। मादक पदार्थ की तस्करी, सैन्य और आर्थिक संगठन पर ध्यान दिया जा सकता है। ठीक है, मादक पदार्थ की तस्करी देखिए कैसे होता है ना, ये इंडिया है ना। ठीक है, यहाँ पर ये पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से नशीली दवाओं का तस्करी किया जाता है, जिसको क्रिंसट आयर गोल्डन ट्रायंगल की बात कही जाती है। ठीक है, इस प्रकार देखिए, सीमा पर स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए और उससे रिलेटेड क्षेत्र में एकीकरण और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एससीओ का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। फिर उसके बाद एससीओ का एक मिशन है शांति मिशन। यह इस अभ्यास के द्वारा क्या किया जाता है? साझा सैन्य और सुरक्षा लक्ष्यों को बढ़ाने के लिए क्वाड द्वारा ऐसा कोई अभी मिशन हो या फिर इनिशिएटिव हो नहीं किया गया है। इस प्रकार ये एससीओ का शांति मिशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं कि भारत के लिए एससीओ का क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, अभी पाकिस्तान भी इस मंच पे है। ठीक है, चाइना भी है। ठीक है, उसके बाद रसिया भी है। तो भारत यहाँ पर आतंकवाद से रिलेटेड बातें कर सकता है एक मंच पे। ठीक है, और एससीओ द्वारा भारत मध्य एशिया, जैसे कि अफ़गानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, इन सारी जगहों पर अपना कनेक्टिविटी बना सकता है और वहाँ के क्षेत्रीय स्थिरता में अपना महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस
महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है। ठीक, उसके बाद जैसे मध्य एशिया वाला रीजन है, भारत के लिए एक बहुत बड़ा बाजार भी बन सकता है। भारत प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बातें कर सकता है, काम कर सकता है इस पे वहाँ। चीन और पाकिस्तान से अपना बेहतर संबंध भी कर सकता है भारत। एक्ट ईस्ट पॉलिसी की जैसे एससीओ का यूज करके भारत सेंट्रल एशिया में अपना कद बढ़ा सकता है, अभी हम लोग देख ही लिए यहाँ पर। उसके बाद सेंट्रल एशिया यूरेनियम और ग्रीन एनर्जी का बहुत बड़ा प्रोडक्शन करता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसलिए भारत के ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग करेगा। ठीक है, उसके बाद एससीओ द्वारा भारत अपने पड़ोसियों तक कनेक्टिविटी बना सकता है। उसके बाद रैट्स, जो कि क्या होता है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, इसके माध्यम से सुरक्षा रिलेटेड मुद्दों से निपटा जा सकता है। और रैट्स ही क्यों? क्योंकि रैट्स एससीओ का अस्थायी संरचना है और यह एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर ही है, इसलिए इसका उपयोग यहाँ पर भारत कर सकता है। तो भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंस है इससे देखा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एससीओ से रिलेटेड चुनौतियाँ क्या है। गोल्डन क्रिनसेट से नशीली दवाओं का व्यापार। गोल्डन क्रिनसेट अभी हम लोग देख ही लिए, ये जो भारत यहाँ पर जो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला रीजन है, यहाँ से नशीली दवाओं का तस्कर होता है। और यहाँ पर जो ये म्यांमार वाला पोर्शन है, म्यांमार, भूटान हो गया, ठीक है, और यहाँ वाले जगह से क्या होता है, हथियार का तस्करी किया जाता है। ठीक है, तो उसी को गोल्डन क्रिनसेट और इसको बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। देखिए, तो ये समझ गए, पाकिस्तान अफगानिस्तान ये वाला पोर्शन को गोल्डन क्रिनसेट बोलेंगे। क्या हुआ, एक मिनट, यहाँ वाले पोर्शन को गोल्डन क्रिनसेट बोलेंगे और फिर यहाँ पर यहाँ वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, गोल्डन ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक, जहाँ से हथियार वगैरह का तस्करी होता है। खैर, इसका ये वाला देखना था हम लोगों को, सिर्फ गोल्डन क्रिनसेट से नशीली दवाओं का व्यापार होता है। ठीक है, भारत क्वाड का एक भाग है, चाइना और रसिया इसका भाग नहीं है क्वाड का। तो क्या लगता है, भारत को, चाइना और रसिया को लगता है कि भारत या तो उधर से हट जाए या फिर हमें भी क्वाड में ले चले। तो अब भारत को क्या चाहिए, भारत अब क्या करेगा, यूएसए को भी संतुलित करना है। यूएसए और एक तरफ चाइना और रसिया, इन दोनों से संतुलन बनाना भारत के लिए काफ़ी हार्ड हो जाता है। फिर पाकिस्तान का चीन के पक्ष में झुकाव और सीपीईसी देखिए, जो भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, गवादर बंदरगाह तक है चाइना के झिंजियांग प्रांत से। ठीक, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हमें बार बार देखने को मिलता है, इंडिया वर्सेस चाइना हमें बार बार देखने को मिलता है बॉर्डर पे। अभी भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है कि लद्दाख में चाइना ने अपना 2 काउंटी बना लिया है। ठीक है, उसके बाद एससीओ की प्रासंगिकता पर इन सारी चीज़ों ने सवाल उठाया ही है कहीं ना कहीं। भारत के लिए आर्थिक एकीकरण हेतु बाजार पहुंच, बेसिक स्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी मुद्दों का समाधान आसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चाइना इससे काफ़ी सस्ते सस्ते दाम में सारी चीज़ों को पूरी दुनिया में निर्यात कर रहा है। भारत की सामरिक स्वायत्तता वर्सेस वर्सेस एससीओ की प्रति अपनी प्रतिबद्धता। भारत क्या देखे, खुद को देखे कि पाकिस्तान चाइना को देखे, ये बताइए। इन सबसे मिलाकर चले कि खुद की स्वायत्तता देखे, ये वाली यहाँ पर कन्फ्लिक्ट तो है ही। भारत द्वारा वीआरआई का विरोध इंडिया वर्सेस चाइना की स्थिति उत्पन्न करता है। भारत और मध्य एशिया का जो व्यापार है, रूस, चाइना और मध्य एशिया के व्यापार से बहुत ही कम है, जिससे भारत हमेशा ट्रेड डिफिसिट की स्थिति में रहता है। इसके साथ ही एससीओ का पश्चिम विरोधी छवि, ऐसा और क्या होता है देखिए, जैसे एससीओ का जो कंट्री है, सदस्य है, उस देश, उन सारी देशों ने अफगानिस्तान और तालिबान को आपस में अपने हित के लिए पश्चिम देश हैं जैसे कि यूरोपियन कंट्री, इन सारे के विरोध में यूज किया है। इसलिए ऐसा माना जाता है, पश्चिमी देश, वेस्टर्न कंट्री जो हैं, ये मानते हैं कि जो एससीओ है वह पश्चिमी विरोधी है। ठीक है, ये एक प्रकार का चुनौती है ही। अब हमें क्या करना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम की बात, भू राजनीतिक और चुनौतियों का समाधान हो जाएगा।
हमें राष्ट्रीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए जिससे डी डॉलराइजेशन होगा, यानी कि यूएस की प्रभुत्व कम होगा। और हम मध्य एशिया कहा जाता है ना, 21वीं सदी किसका होगा? 21वीं सदी भारत का होगा। तो इस तरह से इसमें इसका योगदान होगा। 21वीं सदी एशिया की है, ऐसा कहा जाता है। इस प्रतिबद्धता के साथ चीन और पाकिस्तान के साथ भारत को संबंध बेहतर करना चाहिए। उच्च स्तरीय कूटनीतिक और व्यापारिक वार्ता करने की जरूरत है। एससीओ से घनिष्ठ सहयोग, उससे राष्ट्र विरोधी ताकतों से लड़ाई सुनिश्चित होगी। साझा संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे कि पर्यटन हो गया, और पाकिस्तान इंडिया में क्रिकेट हो गया। पर्सन टू पर्सन पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे क्या होगा, लोग एक दूसरे की संस्कृति के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये एससीओ ख़त्म होता है यहीं पे। क्वेश्चन क्या आ जाएगा? एससीओ का महत्व को बताते हुए इंगित करें कि भारत के लिए एससीओ किस प्रकार महत्वपूर्ण है, और भारत और एससीओ का सदस्य होते हुए भी भारत को कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए एससीओ ख़त्म हुआ। अब हम लोग देखेंगे ब्रिक्स के बारे में। क्वेश्चन समझ गए क्या? क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ सकता है, देखिए। एक मिनट। कैसे क्वेश्चन पूछेगा? एससीओ का संक्षिप्त परिचय देते हुए, ठीक है, एससीओ एंड भारत के बीच में भारत के आपसी महत्व को बताएं और यह भी बताएं कि भारत के लिए क्या चुनौतियां है एससीओ से रिलेटेड, और उसके समाधान आपके अनुसार क्या होगा। ठीक है, 38 नंबर का क्वेश्चन ही आएगा जब भी आएगा आईआर से, तो ठीक है। आइए देखते हैं ब्रिक्स। अभी हाल ही में 16वां समिट हुआ है, और विस्तारित ब्रिक्स सदस्यता का पहला शिखर सम्मेलन भी रसिया के कजान में हुआ है। इसलिए ब्रिक्स इम्पोर्टेंट होता है। और हम लोग क्या देखेंगे? परिचय देखेंगे, ब्रिक्स का महत्व देखेंगे, रिलेटेड चुनौतियां क्या है, भारत और ब्रिक्स देखेंगे, और फिर अंत में निष्कर्ष देख लेंगे। देखिए परिचय में, ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील 2001 में ब्रिक्स नाम दिया था, जिसका मतलब था ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, यानी कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व ये लोग करते थे। 2006 में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन हुआ था। उसी के दौरान एक औपचारिक समूह के रूप में ब्रिक ने कार्य करना शुरू किया। प्रथम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 रसिया में हुआ था। 2010 में साउथ अफ्रीका के मिलने के बाद इसका नाम पूर्ण रूप से हो गया ब्रिक्स। जो पहले एस यहाँ हुआ करता था, अब हो गया संपूर्ण तरीके से एस, इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो गया। ठीक है, 5 नए सदस्य को ब्रिक्स प्लस कहा गया। वो सदस्य कौन कौन है? इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। ठीक है, ब्रिक्स का गोल क्या है? उभरते वैश्विक द्विआधारी विभाजन की अस्वीकृति। द्विआधारी विभाजन, एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ चाइना, इसको कंट्रोल करना। ठीक है, या फिर द्विआधारी विभाजन में जैसे क्या घटनाएं घट रही है? रसिया वर्सेस चाइना, इंडिया वर्सेस चाइना एंड पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस चाइना। ठीक है, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का ये सपोर्ट करता है। रणनीतिक स्वायत्ता को लेकर सपोर्ट करता है। जैसे मान लीजिए अगर कश्मीर रिलेटेड समस्या है, तो इंडिया और पाकिस्तान आपस में बैठकर इसको निपटाएंगे, ना कि कोई तीसरा देश इसमें घुस जाए। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस दे, उसी को बोलते हैं रणनीतिक स्वायत्ता। अब इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं। विश्व व्यापार का लगभग 20% कवर करता है, ग्लोबल पॉपुलेशन का 45%, ग्लोबल जीडीपी का 37.3% ये कवर करता है, जो कि एक यूरोपीय यूनियन है, उसके ग्लोबल जीडीपी मात्र 14.5% है। समझे?
और उसके बाद ग्लोबल ट्रेड का यूरोपीय यूनियन मात्र जो पूरे विश्व का जीडीपी है इसमें 29.3% ही कवर करता है। इस वजह आधार पे इसका इम्पोर्टेंस समझा जा सकता है ब्रिक्स का। ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता है। कैसे? चाइना, इंडिया, हाल ही में मिस्र और इथियोपिया आदि को शामिल करने के इससे समझ में सकते हैं कि हम ग्लोबल साउथ को कैसे इसमें शामिल किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के ऑप्शन के रूप में ब्रिक्स काम करेगा। कैसे? जैसे देखिए ब्रिक्स का एक एनडीबी है अपना नेशनल सॉरी क्या नेशनल डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। आकस्मिक रिजर्व समझौता भी है आर्थिक चिंताओं का सॉल्यूशन करने के लिए, ठीक। तो इस प्रकार इसका ये इम्पोर्टेंस हो गया। अब देखेंगे, हाँ वही अभी इम्पोर्टेंस था। विश्व व्यापार में डॉलराइजेशन अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था। डी डॉलराइजेशन का मतलब होता है कि इंडिया है रसिया से तो व्यापार करेगा इंडियन करेंसी क्या रसिया और रसियन करेंसी में। इस प्रकार से डॉलर का क्या होगा, महत्व घटेगा और यूएस का प्रभुत्व भी कम होगा, ठीक। ग्लोबल ट्रेड का हम लोगों ने देख ही लिया 20%। ब्रिक्स प्लस जो अभी 5 सदस्य है, कौन कौन थे 5 सदस्य देखिए तो इथियोपिया, ये रहा इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। ये ब्रिक्स प्लस के जो 5 सदस्य हैं दुनिया की ऑयल प्रोडक्शन क्षमता का 45% से ज़्यादा, लगभग 45% का प्रतिनिधित्व करते हैं। और उसके बाद दुनिया के शीर्ष 10 तेल उत्पादक देशों में से 6 यही हैं, सऊदी अरब, रसिया, चाइना, यूएई, ब्राज़ील और ईरान। तो इसका इम्पोर्टेंस तो बहुत बड़े लेवल पे है। अब इसमें से रिलेटेड चुनौतियाँ क्या है? चीन की डेट ट्रैप की नीति, यानी वह छोटे छोटे देशों को क्या करता है, कर्ज दे देता है और कहता है कर्ज न चुकाने की स्थिति में कहता है कि आप अपना ये बंदरगाह दे दो, आप अपना ये पोर्ट दे आप ये अपना आइलैंड दे दो और वहाँ पर अपना काम करता रहता है। जैसे देखिए अभी श्रीलंका का हम्बन टोटा इन्होंने 100 साल पहले लिया, ठीक है। अब उससे क्या होगा, वो भारत की सारी स्थितियों पे नज़र रखेगा वहाँ पर चाइना आकर, जिससे भारत की संप्रभुता खतरे में पड़ेगी। तो ये इसकी चुनौती हुई ना। उसके बाद ब्रिक्स के सहयोगी देशों का आपसी टकराव, जैसे इंडिया वर्सेस चाइना हमेशा होते रहता है। ब्राज़ील का बीआरआई से बाहर हो जाना। उसके बाद आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे सुधार की कोशिशें तो हुई है, जैसे एनडीबी और एक और क्या था, आकस्मिक रिजर्व समझौता, ऐसी चीज़ें आई थी बट ये नाकाम रही, केवल चर्चा का मंच बन के रह गया है, कोई ठोस परिणाम नहीं आता रहता है। इसीलिए एक क्वेश्चन आता है 7 नंबर में, बताइए कि ब्रिक्स केवल बातचीत का दुकान रह गया है, आप इस मत से कहाँ तक सहमत है? तो वही बताना है, क्या टकराव होती रहती है, क्या इसके विवाद है, अब तक कोई सक्सेस या फिर विकसित चीज़ें यहाँ से नहीं निकल पाई है, ठीक है। उसके बाद सदस्य देशों के बीच आर्थिक असमानताएं, जैसे भारत और चीन के व्यापार में भारत हमेशा घाटे की स्थिति में रहता है। ब्रिक्स के कुल निर्यात में चीन का योगदान अकेले 33% के आसपास है, चीनी प्रभुत्व को दिखाता है। विवादास्पद मुद्दे जैसे रसिया वर्सेस यूक्रेन पर आम सहमति का अभाव है ब्रिक्स में, क्योंकि चाइना डायरेक्ट रसिया को सपोर्ट करने की बात कहता है, वहीं इंडिया इस पर चुप रह जाता है। तो आम सहमति का अभाव तो हुआ ही। अब भारत और ब्रिक्स का संबंध देखेंगे। ब्रिक्स भारत को सुरक्षा, आतंकवाद, जलवायु, व्यापार और ग्लोबल स्टेज प्रदान करता है। ब्रिक्स सदस्य के रूप में भारत को 31 बिलियन लोगों के रूप में बड़ा बाजार मिलता है, ठीक है, जिससे हमारा लोकल फॉर वोकल, जैसे मोदी जी का नारा है ना प्रधानमंत्री का, हमारे लोकल फॉर वोकल, इसको लेकर बढ़ावा दिया जा सकता है। ब्रिक्स में ईरान का शामिल होना क्षेत्रीय एवं आर्थिक सहयोग, जैसे चाबहार पोर्ट द्वारा इन सारी चीज़ों की कनेक्टिविटी बेहतर की जाएगी और समस्याओं का समाधान भी होगा। भारत अपने दम पर ब्रिक्स को विश्व की नई स्तंभ पर ले जा सकता है, वसुधैव कुटुंबकम जैसी वाली बात। व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, रक्षा से दक्षिण दक्षिण सहयोग,
बढ़ेगा, यानी साउथ की बात केवल हो रही है। चलिए, ये तो थोड़ा बहुत है भारत, और ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। अब इसमें वे फॉरवर्ड, संस्थागत क्षमता जैसे एनडीबी, ब्रिक्स पे इत्यादि को ज़्यादा प्रभावी, पे मतलब पेमेंट का एक ऑप्शन है, ज़्यादा प्रभावी बनाने का ज़रूरत है अभी। इसके अस्थायी सचिवालय की भी ज़रूरत है, अब तक नहीं है। और परिणाम उन्मुख बहस चाहिए, न कि सिर्फ हमें बहस की दुकान चाहिए। सदस्यता मानदंड को भी परिभाषित करना चाहिए, जैसे कि यदि आपको वर्ल्ड बैंक की सबसे पहले सदस्य बनना है तो इसके लिए आपको आईएमएफ का बनना जरूरी है। उसके बाद आपको आईबीआरडी, एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप का समूह का भाग है, इसका सदस्य बनना जरूरी है, तभी जाकर आप वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनेंगे। उस प्रकार से यहाँ भी जरूरी है। विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर आम सहमति चाहिए और साझा दृष्टिकोण भी चाहिए। चीनी आर्थिक और सामरिक कूटनीति को संतुलित, रूस एवं ईरान के संबंध को संतुलन करने की आवश्यकता है। भारत, रूस, चीन आपस में डी डॉलराइजेशन को सफल बना सकता है। ठीक है, इस प्रकार ब्रिक्स भी कंप्लीट हुआ। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इंडो पैसिफिक। एक मिनट। हाँ, तो अब हम लोग इंडो पैसिफिक देखते हैं, इसका परिचय देखेंगे, फिर इसका महत्व देखेंगे, रिलेटेड न्यूज हमेशा बार बार क्या रहता है, फिर इंडिया की सरकार द्वारा इस क्षेत्र के लिए क्या स्टेप उठाया गया, फिर इसके बाद इससे रिलेटेड इशूज और लिमिटेशंस यानी सीमाएं देखेंगे, घटनाक्रम को सुसंगत बनाने के उपाय देखेंगे, फिर भारत के लिए संभावनाएं, और अंतिम में 2-4 लाइन का निष्कर्ष। देखिए, इंडो पैसिफिक रीजन कहाँ से कहाँ तक है। ये जो आपका ये हो गया अफ्रीका, एक मिनट, अफ्रीका बड़ी खतरनाक बन गया भाई, वेट। ठीक है, आइए देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है। ये आपका हो गया, मान लो ये अफ्रीका हो गया। ठीक है, ये अलग दुनिया हो गई, ये रसिया आया, और यहाँ पर ये रहा इंडिया, इधर ऑस्ट्रेलिया, इधर आते हुए चाइना, इधर। चलिए, तो कहाँ से है ये, यहाँ से स्टार्ट होता है, और उसके बाद हिंद महासागर, सारे हिंद महासागर आते हैं इधर से, जितने भी प्रशांत महासागर का पोर्शन है, यहाँ पर अमेरिका। तो यहाँ से यहाँ के बीच को भाग को क्या बोलते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर अमेरिका के पश्चिमी तट, और आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिक तक। आर्कटिक कैसे देखिए, मान लीजिए ये वाला यहाँ पर ये हो गया चाइना वाला पोर्शन, इधर रसिया वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया अमेरिका। ठीक, अब यहाँ वाला जो यहाँ से ये पोर्शन है आर्कटिक, इधर ये रहा अंटार्कटिक, यानी आर्कटिक से अंटार्कटिक, यहाँ से लेकर अफ्रीका से लेकर अमेरिका के पश्चिमी तट तक हुआ ना। यही है, ये रहा। मैप बहुत खतरनाक है भाई। चलिए, जियो पॉलिटिक्स को लेकर हमेशा ये चर्चे में रहता है, हमेशा ही। उसके बाद इसका महत्व देखिए, दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला यह क्षेत्र है, क्योंकि इंडिया भी है इसमें, चाइना भी आ जाता है, थोड़ा बहुत रसिया भी आ जाता है, अमेरिका भी आ जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी है। सर्वाधिक शक्तिशाली देशों का क्षेत्र है, जैसे इंडिया, चाइना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान। चीन के प्रसारवादी नीतियों के कारण चीन का प्रभुत्व यहाँ पर हमेशा देखने के साउथ चाइना सी, उसके बाद ईस्ट चाइना सी हमेशा देखने को मिलता है। फिर विभिन्न संस्कृतियों एंड पारिस्थितिकी प्रणाली का घर है ये, जैसे कि कोरल्स हो गया, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, शुष्क रेगिस्तान, सुरक्षा कारणों से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ग्लोबल जीडीपी का लगभग 63% और ग्लोबल पॉपुलेशन का लगभग 65% कवर करता है। कई बीजीएस रूट है, जैसे कि मलक्का स्ट्रेट, कहाँ पर आ जाइए, अपने इंडियन ओशन के आसपास वाला रीजन में। फिर पनामा कनाल चले जाइए, कहाँ पे चले जाइए, अमेरिका के पास चले जाइए। फिर उसके बाद स्वेज कनाल ले सकते हैं, थोड़ा बहुत, नहीं ले सकते, इससे सारी दुनिया की कनेक्टिविटी बढ़ती है। स्वेज कनाल ले भी सकते हैं, क्योंकि वो कुल मिलाकर इंडियन ओशन से ही ऐड करता है ना भूमध्य सागर को। ठीक है, विभिन्न देशों की इसके प्रति रणनीति क्या रही है, जैसे देखिए यूएसए की 2022 की
सहयोगी और साझेदारी के साथ समन्वय के लिए हिंद प्रशांत रणनीति आया था। कनाडा की इंडो पैसिफिक रणनीति है। उसके बाद ऑकस कहीं ना कहीं हिंद प्रशांत के लिए ही है। ऑकस में कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद यूके है, उसके बाद यूएस है। यही 3 देश हैं। इस पर एक क्वेश्चन भी बनता है कि आखिर इसमें इंडिया को क्यों नहीं रखा गया। जापान का स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत का दृष्टिकोण है। भारत का स्वतंत्र एवं खुले समावेशी हिंद प्रशांत का विचार रखता है भारत हमेशा, और इसी को लेकर भारत ने सागर नामक एक पहल भी शुरू किया था, यानी कि क्षेत्र में सभी के लिए समावेशी विकास। आइए अब देखते हैं भारत ने क्या क्या स्टेप उठाया है। जैसे एचसी गैम की मेजबानी 2022 में किया था, यानी एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों के 18वीं मीटिंग के दौरान हिंद प्रशांत क्षेत्र में खुली और नियम बेस्ड समुद्री सीमाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया? भारत ने किया। सागर पहल, ठीक है। भारत प्रशांत महासागर इनिशिएटिव, जैसे इसमें समुद्री सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, संसाधन साझाकरण की बात कही जाती है। क्वाड और विदेश मंत्रालय में अलग इंडो पैसिफिक डिवीजन है। क्वाड है, जैसे देखिए भारत है, उसमें क्वाड में कौन कौन है? एक है इंडिया, एक है ऑस्ट्रेलिया, एक है यूएसए और एक है जापान, ठीक है। और विदेश मंत्रालय में एक अलग इंडो पैसिफिक डिवीजन है। ऐसा ही अफ्रीका के चीज़ों के लिए भारत का अफ्रीका में काफ़ी इम्पोर्टेंस रहे। ऐसा कहा जाता है कि विदेश मंत्रालय में एक अलग अफ्रीकन डिवीजन की स्थापना किया जाए, ठीक है। अब भारत के लिए क्या क्या स्टेप है देख लिए, क्या क्या स्टेप इन्होंने उठाया है। चुनौतियाँ, हमेशा क्षेत्रीय विवाद, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी में देखते हैं, जैसे चाइना वर्सेस जापान कभी कभी हो जाता है। स्पार्टल आइलैंड, पता नहीं कौन कौन आइलैंड है, इन सारी चीज़ों को लेकर। रसिया वर्सेस जापान देखने को मिलता है। चाइना वर्सेस अदर कंट्री भी, साउथ कोरिया कभी कभी देखने को मिल जाता है। और छोटे छोटे देश जो है वहाँ पर उसको देखने को हम इंडोनेशियन देश, जो छोटे छोटे देश हैं ना वहाँ पर, फिलीपीन, मलेशिया वगैरह। चीन की बढ़ती आक्रामकता के कारण यूएसए और अन्य देशों के प्रभुत्व को चुनौती की बात है यहाँ पर, मतलब ईगो की बात आ गई। क्षेत्र में असमान आर्थिक विकास, व्यापार असंतुलन, डे ट्रैप, ये जो चाइना का जो चाल है अभी हम लोग देखे ही थे। पर्यावरणीय मुद्दा जैसे कोरल ब्लीचिंग, उसके बाद समुद्री प्रदूषण, अत्यधिक मत्स्यन और जलवायु परिवर्तन की समस्याएं इस क्षेत्र में देखी जाती है। समुद्री डकैती की समस्या भी देखी जाती है। पूर्वी अफ्रीका और खाड़ी सहयोग परिषद देशों का सीमित प्रतिनिधित्व है। इसमें अफ्रीकन कंट्री का कितना ही प्रतिनिधित्व है, ठीक है। अब इसको निपटने का उपाय देखिए। द्विपक्षीय सहयोग, चाइना वर्सेस इंडिया और अन्य की जरूरत है। बहुपक्षीय सहयोग जैसे आसियान, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इन सारी की बैठक, उत्पादक बैठकों, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा निकले। क्वाड जैसे क्षेत्रीय प्रयास से ये चीज़ों को संभाला जा सकता है। यूएन पर समस्याओं को उठाकर संभाला जा सकता है। तो हम लोग अभी क्या देख लिए, ये इंडियन ओशन पैसिफिक रीजन भी देख लिए हम लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए, क्वाड का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करना है। इस संदर्भ में क्वाड का पक्षापक्ष विवरण दे। ये क्वाड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर खत्म हुआ, क्या क्या खत्म हो गया, आजा भाई। एससीओ, ब्रिक्स, क्वाड तो आसान है, देख सकते हैं आप गूगल से। G20 नहीं पूछेगा। इंडो पैसिफिक रीजन देख लिया। अफ्रीकन यूनियन हम लोग देख चुके हैं पिछला वीडियो में। उसके बाद बीमस्टेक, इसको आप लोग गूगल कर लीजिएगा बस, ठीक है। नाम बहुत रिलेवेंट नहीं है, लेकिन चाहे तो आप लोग गूगल कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा करने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो आप लोग पीसीएस यात्रा का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर पीडीएफ और वीकली टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगे आपको। थैंक यू। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।